नमस्कार दोस्तों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में। ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के वाल्व्स के बारे में, वाल्व्स का नेमिंग कैसे होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात किया था। साथ में गेट वाल्व्स को काफ़ी डिटेल में बात किया था। अभी उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस पार्ट में हम लोग ग्लोब वाल्व के बारे में बात करेंगे, साथ में एंगल वाल्व के बारे में बात करेंगे और नीडल वाल्व के बारे में बात करेंगे और फिर डायफ्राम टाइप ऑफ वाल्व के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पीएनआईडी में है ना, पीएनआईडी में जो ग्लोब वाल्व है ना, वो इस तरह से दिखाया जाता है। मतलब जैसे गेट वाल्व का जो सिंबल था उसी में बीच में डॉट लाइन डॉट करके डार्क डॉट कर दिया तो ये ग्लोब वाल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो कंट्रोल वाल्व है जो कि मोस्टली ग्लोब वाल्व होते हैं, उसमें वाल्व के ऊपर ये एक्चुएटर का सिंबल है जो कि स्प्रिंग डायफ्राम टाइप का एक्चुएटर सिंबल है पीएनआईडी में। और इसमें देखिए यहाँ पे बीच में डॉट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि गेट वाल्व एज ए कंट्रोल वाल्व यूज ही नहीं होता है तो उसको फिर यहाँ पे लेते नहीं है। एनीवे, ग्लोब वाल्व दिखने में कैसा दिखता है? उसका बॉडी मोस्टली ग्लोब जैसा दिखता है, बट हालांकि हमेशा नहीं होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया ही था। तो अब देखिए ग्लोब वाल्व का वर्किंग कैसे है। ग्लोब वाल्व में क्या होता है ना कि ये जो डिस्क है और सीट है, तो फ्लूइड का जो फ्लो है ना, मान लीजिए इधर से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड का फ्लो जो है ना, जब डिस्क ओपन हो जाता है तो फ्लूइड का फ्लो इधर से, और ओपन कंडीशन में डिस्क ऊपर उठ जाएगा से यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर फ्लूइड का फ्लो यहाँ से इधर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए फ्लूइड का फ्लो है ना, उसका डायरेक्शन 3 टाइम चेंज हुआ। एक तरह से आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा था, उसको पहले नीचे जाना पड़ा, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर वापस नीचे जाके उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया। तो इसलिए जो है ना ग्लोब वाल्व में ना प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है, इवन वाल्व फुल्ली ओपन है तो। जबकि गेट वाल्व, बॉल वाल्व और प्लग वाल्व, रोटरी वाल्व जो भी हैं, उसमें क्या होता है कि अगर वाल्व पूरी तरह से ओपन है ना तो प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है। जबकि ग्लोब वाल्व में अगर ये वाल्व मान लीजिए पूरा ऐसे ओपन होके यहाँ पे भी पहुंच गया है तो भी आपका जो फ्लूइड का डायरेक्शन ना 3 टाइम्स तो चेंज होना ही है। तो मतलब 1 टाइम नीचे गया, सेकेंड टाइम ऊपर गया, फिर 3 टाइम, तो इसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है इवन फुल्ली ओपन कंडीशन में। तो ये एक इसका खासियत है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्लोब वाल्व है ना, ऑन ऑफ के अलावा इसमें फ्लो रेगुलेशन के लिए भी ये यूज में आता है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि गेट वाल्व जो है ना वो फ्लो रेगुलेशन के लिए काम में नहीं आता, और उसका रीजन बताया था कि जब गेट वाल्व पार्शली ओपन होता है तो थोड़ा सा ओपन होने पे भी ही फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्लो लीनियर नहीं रहता है। मतलब वाल्व की ओपनिंग के करस्पॉन्डिंग मतलब प्रोपोर्शनली फ्लो नहीं चेंज होकर के बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से वियर और टर्बुलेंस क्रिएट होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पार्शियली वाल्व खुला रहेगा तो किस तरह के चैटरिंग साउंड होंगे। ग्लोब वाल्व में फ्लो रेगुलेशन अचीव कर पाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं उसको देखिए। इसके पहले ग्लोब वाल्व के जो डिस्क है उसके बारे में देखते हैं। डिस्क कई तरह के हो सकते हैं। एक तो ये डिस्क जैसे जिसका जो डिस्क है ना वो बॉल टाइप का है, मतलब हेमिस्फेरिकल टाइप का डिस्क है। कुछ डिस्क ऐसे होते हैं जो टेपर टाइप के होते हैं जिसको प्लग डिस्क भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर एरिया ज्यादा नीचे एरिया कम। और कुछ एकदम फ्लैट जिसमें क्या होता है, डिस्क जो जहाँ पे सीट पे बैठेगा वहां पे एक सॉफ्ट मटेरियल लगा देते हैं ताकि वो मतलब खराब होगा तो जल्दी चेंज हो जाए। तो इस तरह के कंपोजिशन डिस्क भी होते हैं। अब जो फ्लो रेगुलेशन जो है ना, मतलब फ्लो थ्रॉटलिंग एक्शन ना सबसे बेस्ट इसमें मिलता है। इसमें भी मिलेगा, इसमें मिलेगा, कम मिलेगा, पर थ्रॉटलिंग एक्शन इसमें बहुत अच्छा मिलता है। कैसे, उसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो ग्लोब वाल्व है ना, ग्लोब वाल्व देखिए ये इस कंडीशन में ना ये फुल्ली क्लोज्ड है, ठीक है। और देखिए ये जो टेपर शेप है ना, टेपर शेप की वजह से मतलब ऊपर एरिया ज्यादा नीचे एरिया कम, और उसी तरह सीट का भी देखिए शेप जो है ना टेपर शेप है, ठीक है। तो इस टेपर शेप की वजह से अगर कंट्रोल वाल्व थोड़ा सा खुलेगा ना तो बहुत कम ही एरिया अवेलेबल है, बहुत कम ही एरिया अवेलेबल है फ्लूइड के फ्लो के लिए, ठीक है। तो इसलिए है ना थोड़ा सा ओपन होने पे फ्लो थोड़ा ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ओपन होने पे फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह थोड़ा और ओपन किया, थोड़ा और ऊपर ले गया तो थोड़ा और फ्लो बढ़ा। तो इस जो डिस्क का शेप और सीट के शेप की वजह से फ्लो रेगुलेशन हम लोग का बहुत इजीली अचीव हो पाता है। और जब पूरा खुल गया तब पूरा फ्लो हो पा रहा है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ओपन होने पे थोड़ा ही फ्लो होगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा ओपन होने पे थोड़ा ही एरिया अवेलेबल हो रहा है फ्लूइड के फ्लो के लिए, इसके डिस्क के शेप की वजह से। तो इसलिए ये जो शेप है ना, इसमें उतना उस तरह से फ्लो का रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, और इसमें तो बहुत ही कम होगा। इसमें थोड़ा सा ही उठेगा तो बहुत एरिया मिल जाएगा फ्लूइड का फ्लो के लिए। तो इसमें भी डिस्क का शेप के अनुसार जो ये जो प्रिसाइज कंट्रोल है ना वो भी डिपेंड करेगा। इसमें सबसे अच्छा प्रिसाइज कंट्रोल मिलेगा, इसलिए मोस्टली जो प्लग टाइप के डिस्क होते हैं ग्लोब वाल्व में।
अब हमने ये समझ लिया कि ग्लोब वाल्व के थ्रू हम लोग फ्लूइड का फ्लो भी रेगुलेट कर सकते हैं, यानी थ्रॉटलिंग एक्शन इससे हो सकता है, ऑन ऑफ के लिए तो यूज हो ही सकता है। अब इसमें एक और चीज देखिए, ग्लोब वाल्व में ना मोस्टली ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब आप देखना, कभी ग्लोब वाल्व देखना तो ग्लोब वाल्व में क्या होता है कि फ्लो का एक डायरेक्शन होता है, उसमें एक डायरेक्शन भी दिया रहता है कि ग्लोब वाल्व में फ्लो का किधर से किधर डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो इसको समझते हैं कि क्या होता है अंदर में और इसमें डायरेक्शन क्या होता है। देखिए ये जो ग्लोब वाल्व है ना, इसमें फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस तरह से होगा कि फ्लूइड जो है ना डिस्क के नीचे से जाएगा फिर ऊपर आएगा। फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसको समझते हैं। एक्चुअली क्या है, जब नीचे से जाता है ना तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस क्रिएट हो जाते हैं। कैसे? एक तो ये होता है कि जब मान लीजिए ये डिस्क पूरी तरह से बंद है और फ्लूइड का प्रेशर जो है ना नीचे से लग रहा है, तो ग्लोब वाल्व को खोलने में मदद मिलती है, क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है तो फिर आसानी से थोड़ा खुल सकता है। एक्चुअली क्या है ना, ग्लोब वाल्व बहुत भारी होता है और इसको खोलने और बंद करने के लिए बहुत हाई टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए अगर फ्लूइड का प्रेशर नीचे से लग रहा है तो फिर वो ग्लोब वाल्व को खोलने में मिल पाती है और इसलिए ये आसानी से खुल पाता है। एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि अगर नीचे से प्रेशर लग रहा है ना, तो उस केसेस में अगर वाल्व अगर बंद है तो फिर आप ये देखो, ये जो ग्लैंड पैकिंग्स है, यहाँ पे पैकिंग्स के ऊपर कोई फ्लूइड का प्रेशर नहीं लग रहा है, तो इसलिए पैकिंग जो है ना थोड़ा सेफ हो जाता है, लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदर वे राउंड सोचो, मान लीजिए कि फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है, तो उस केसेस में जब वाल्व बंद होगा ना तो पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पे लगेगा और ये अल्टीमेटली फ्लूइड जाकर के पैकिंग पे भी बहुत प्रेशर लगाएगा, तो पैकिंग आसानी से माने यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक फायदा हो गया। तो नीचे देने से दो फायदा, खोलने में भी थोड़ा मदद मिल गया और पैकिंग भी सेफ हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर ग्लोब वाल्व स्टीम की लाइन में यूज हो रहा है, तो स्टीम के लाइन में यूज होता है ना, तो फ्लूइड का फ्लो ऊपर से ही रखते हैं। क्यों रखते हैं इसको समझिए। मान लीजिए फ्लूइड का फ्लो अगर इधर से नीचे से हो रहा है और आपने ग्लोब वाल्व को बंद कर दिया, तो बंद करने से प्रेशर तो यहाँ पे लग रहा है, पैकिंग तो सेफ है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जो कोई भी मतलब इवन मटेरियल भी है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो थोड़ा सा वो इलोंगेट हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। तो ये मान लो समझ लो स्टेम जो है ना गर्म होने की वजह से थोड़ा इलोंगेटेड था। अब क्या है, इधर से स्टीम का फ्लो बंद होने के कारण ना ये पूरा स्टीम तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहा, मतलब ये प्रेशर वाला पार्ट तो नीचे ही रह गया। अब ये क्या है ना, ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, थर्मल का एक्सपेंशन की वजह से जो थोड़ा सा इलोंगेट हुआ था वो वापस कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होने के कारण ना डिस्क थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। डिस्क मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के कारण स्टीम थोड़ा पास होने लगा। मतलब आप तो क्या वाल्व बंद करके आए थे, वहां पे स्टीम जाना बंद हो गया था, फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद धीरे धीरे स्टीम थोड़ा थोड़ा पास कर रहे हैं। इसीलिए स्टीम के केसेस में क्या करते हैं कि प्रेशर फ्लूइड का फ्लो इधर से ही कराते हैं, नहीं तो क्या वो स्टीम पास होने लगे। एनीवे, चाहे स्टीम हो चाहे लिक्विड हो, दोनों ही केस में फ्लूइड का फ्लो का एक डायरेक्शन है और ये ग्लोब वाल्व में वो डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आप देखना, ये ग्लोब वाल्व है, ग्लोब वाल्व का फोटो है और इसमें आप देखो इसमें फ्लो का एक डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको अगर मैं इंटरनली दिखाऊं कि अगर ये फ्लो का डायरेक्शन, तो अंदर से कैसा दिखता है, देखो ये अंदर से ऐसे दिख रहा है। मतलब फ्लूइड का जो फ्लो है वो इसको पहले नीचे जाना पड़ेगा। ये रास्ता पकड़ने पर मान लो यहाँ से ही पाइपलाइन से आ रहा है ना, तो ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाकर के दूसरे साइड से देखो, तो नीचे की तरफ जाकर के फिर इधर से वापस आना पड़ेगा। ठीक है। तो नीचे से आया, फिर ऊपर घुसा और इधर से आया, और ये देखिए ये वाल्व का जो है ना डिस्क है और ये आपका वाल्व का सीट है। ठीक है। तो ये सीट है। अब ये वाल्व ओपन कंडीशन में, इस तरह देखो ये वाल्व बंद कर दिया, ये डिस्क जो है ना, ये डिस्क नीचे आ गया, तो ऐसे देखिए। तो इस तरह से आप देखो कि ग्लोब वाल्व में एक डायरेक्शन होता है फ्लूइड का फ्लो का। अब एक तीसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करें ग्लोब वाल्व के बारे में, कि ग्लोब वाल्व में ना आपका बहुत टाइट सॉर्ट ऑफ अचीव हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि इसमें जो डिस्क है और सीट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप इसमें जितना फोर्स लगाओगे डिस्क काफी नीचे बैठ करके अच्छे से सट ऑफ हो जाएगा। एक तो ये दूसरा पॉइंट ये भी है कि क्या होता है कि जो इसमें फ्लूइड के फ्लो के कारण जो वियर होता है, जैसे मैंने बताया था गेट वाल्व में भी वियर होता है, तो वियर होता है ना वो इवन होता है, क्योंकि फ्लूइड जो है ना वो सारे सर्फेसेस को टच कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक साइड ज्यादा टच कर रहा है एक साइड कम टच कर रहा है। तो ये पूरा सीट को भी टच कर रहा है और उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड का ये पूरा सीट को भी टच कर रहा है, उसी तरह ये डिस्क का पार्ट भी टच कर रहा है। तो इसलिए जब वियर होगा ना इवन होगा। तो वियर इवन होने से क्या फायदा होगा कि अगर थोड़ा बहुत इवन वियर हो भी जाए, मान लो ये वियर होके यहाँ वाला इतना पार्ट कट गया, उसी तरह यहाँ पे वियर होके इतना पार्ट कट गया, तो यहाँ ऐसे सेफ हो गया। तो क्या ये सेफ होने के कारण ये टेपर डिस्क है ना, और ये इवन वियर हुआ है ना, तो ये अल्टीमेटली फिर से वो उतना ये वाला पार्ट आके फिर से पूरा अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसलिए ये टाइट सेटअप काफी दिनों तक ये रह जाता है। इसलिए
ये रीजन है। और एक दूसरा रीजन ये भी है, इसीलिए मतलब ये जो टाइट सेटअप की वजह से ना ग्लोब वाल्व को एज ए शटडाउन वाल्व या इमरजेंसी शटडाउन वाल्व भी यूज करते हैं। इसका एक और रीजन है कि जो ग्लोब वाल्व में जो स्ट्रोक लेंथ होता है ना वो कम होता है गेट वाल्व की तुलना में। जैसे मान लीजिए डिस्क है, इसको पूरा खोलने के लिए सिर्फ इतना इतना हाइट ऊपर लिनियर मूव करना पड़ेगा, जबकि गेट वाल में तो पूरा का पूरा नीचे से लेकर के पूरा का पूरा ऊपर उठना पड़ता था। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूं गेट वाल का, अगर गेट वाल का फोटो जो हमने लास्ट टाइम देखा था, अब देखो ये जो डिस्क है ना, सॉरी ये जो डिस्क है, अब ये सॉरी हाँ ये डिस्क, ये देखो डिस्क है ना, तो ये पूरा नीचे तक आता है, नीचे से पूरा ऊपर उठने में काफी लेंथ इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसका स्ट्रोक लेंथ ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, गेट वाल को खोलने और बंद करने में ज्यादा टाइम लगता है। जबकि ग्लोब वाल में क्या है, जबकि ग्लोब वाल में डिस्क को इतना ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा, इतना ज्यादा, हाँ इतना ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए ग्लोब वाल का स्ट्रोक लेंथ जो है ना कम होता है, इसलिए थोड़ा इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम कम होता है कंपेयर टू गेट वाल। तो ये दोनों रीजन की वजह से ना, कि क्योंकि इमरजेंसी शटडाउन वाल का मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि वो उसको इमरजेंसी में क्विकली बंद हो जाना है या क्विकली खुल जाना है। जो भी शटडाउन के मतलब ये है, जैसे मान लीजिए फर्नेस को ही ट्रिप कराना है, तो फ्यूल गैस के शटडाउन वाल को तुरंत ही बंद हो जाना है। अगर कोई प्लांट में ऐसा कंडीशन अचीव हो गया तो तुरंत ही बंद हो जाना, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो एक और काफी टाइट सेटअप होना चाहिए। दोनों रीजन की वजह से ग्लोब वाल्व एज ए शटडाउन वाल्व भी यूज करते हैं। हालांकि बॉल वाल्व को भी शटडाउन वाल्व भी यूज करते हैं, उसको भी समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वो रोटरी वाल्व है, वो भी काफी क्विक ओपनिंग होता है और उसमें भी टाइट सेटअप अचीव हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे टाइट सेटअप के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो ग्लोब वाल्व है ना, ये जो शटडाउन वाल्व यहाँ पे शट डाउन वाल्व है, ग्लोब वाल्व भी है, ऊपर से एक्चुएटर है, एक्चुएटर से कंडीशन एराइज होने से मोस्टली क्या है, कोई भी कंट्रोल वाल्व में अगर सोलेनोइड वाल्व लगा दिया जाए, जो सोलेनोइड वाल्व क्या है, जो कंडीशन चेंज होने से क्या करता है, एयर को फेल कर देता है, एयर फेल होने से वाल्व क्लोज या ओपन हो जाता है। एनीवे तो अब इसको हम सारे पॉइंट को हमने समझ लिया, तो इसको समराइज कर लेते हैं। ग्लोब वाल्व का एडवांटेज क्या है, बहुत अच्छा फ्लो कंट्रोल होता है, टाइट सेटअप होता है, शॉर्टर स्ट्रोक लेंथ है, इसलिए इसको ये दोनों टाइट सेटअप और शॉर्टर स्ट्रोक लेंथ की वजह से इसको इमरजेंसी शटडाउन वाल्व की तरह भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाई प्रेशर ड्रॉप है, इसके अलावा बहुत भारी होता है, इसलिए आपको बहुत लार्ज एक्चुएटर लगाना पड़ता है, या फिर अगर हाथ से खोल रहा है तो आपको टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसका रिक्वायरमेंट भी है कि प्रेशर अंडर द सीट होना चाहिए, ताकि थोड़ा मदद मिले खोलने बंद होने में। प्रेशर ड्रॉप की वजह से ना कैविटेशन या फ्लैशिंग भी हो सकता है। कोई लिक्विड ऐसा है कि उसका प्रेशर ड्रॉप हुआ और उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, तो कैविटेशन भी हो सकता है या फ्लैशिंग हो सकता है। और ये यूनि डायरेक्शनल है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं है। यूज कहाँ पे करते हैं, मोस्टली तो कंट्रोल वाल्व जो है, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल वाल्व गेट ग्लोब वाल्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि और भी नहीं होते। बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व भी कंट्रोल वाल्व की तरह यूज करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे जब रोटरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। शट डाउन वाल्व की तरह भी इसका एप्लीकेशन होता है, बॉल वाल्व का भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा शट डाउन वाल्व और कंट्रोल वाल्व के अलावा भी जहां भी आपको फ्लो रेगुलेशन का जरूरत है और जहां लार्ज वॉल्यूम है, तो वहां मोस्टली ग्लोब वाल्व यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ग्लोब वाल्व और गेट वाल्व ये दोनों को फील्ड में कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो फील्ड में आइडेंटिफाई करने का ना 3 तरीका है। अगर आपके पास वाल्व लगे हुए हैं और आपसे पूछा जाए कौन सा गेट वाल्व है कौन सा ग्लोब वाल्व है, तो 3 तरीका है। पहला तरीका ये देखिए, इसका बॉडी का शेप ग्लोब जैसा होता है मोस्टली, 100% टाइम नहीं, मैंने पहले भी दिखाया था। गेट वाल्व का शेप देखिए दूसरी तरह से होता है, जो कि पहचानना ईजी है। एक दूसरा ये है, ग्लोब वाल्व में आपका डायरेक्शन होगा, गेट वाल्व में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। 2 पॉइंट ये, अब ये दोनों पॉइंट में ना दिक्कत क्या होता है, कभी कभी ग्लोब वाल्व ऐसा होता है उसका शेप ग्लोब जैसा होता ही नहीं है, तो फिर आप फंस जाओगे। कभी कभी क्या होता है, ग्लोब वाल्व पे जो ये एरो होता है ना मिट गया रहता है, पुराना वाल्व मिट गया, तो भी आप नहीं पहचान पाओगे। तो तीसरा जो बेस्ट तरीका है, जो बहुत इजीली पहचान में आता है, वो देखिए, ग्लोब वाल्व में जो हैंड व्हील जो होता है ना, हैंड व्हील भी अगर वाल्व को ओपन या क्लोज करते हैं, जैसे ये ओपन कर रहे हैं, तो हैंड व्हील भी ऊपर स्टेम के साथ ऊपर मूव करता है। ठीक है, और जब क्लोज करेंगे तो स्टेम तो नीचे जाएगा ही, हैंड व्हील भी नीचे जाकर के ये पूरा हैंड व्हील यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लोब वाल्व में इजीली पहचान में आ जाता है। जबकि गेट वाल्व में क्या होता है, गेट वाल्व में हैंड व्हील जो है ना अपने जगह पे फिक्स रहता है और सिर्फ स्टेम ऊपर जाता है। तो अगर ग्लोब वाल्व देखोगे ना, तो कभी भी हैंड व्हील जो है ना अल्टीमेटली टॉप पे, स्टेम के टॉप पे ही रहेगा, चाहे वाल्व खुला हो या बंद हो।
जबकि गेट वाल्व में ऐसा नहीं है। गेट वाल्व में स्टेम ऊपर चला जाता है, हैंड व्हील अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन पर होता है। तो ये सबसे इजी वे होता है पहचानने का। जैसे इसको देख के ही मैं बोल दूंगा हाँ ये तो ग्लोब वाल्व है, हम डायरेक्शन देखने, और इसको मैं देख के ही बोल दूंगा हाँ ये तो गेट वाल्व है, ठीक है, तो इजी होगा। एनीवे तो ये लगता है कि गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व का डिस्कशन हम लोग को लगता है कि काफी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करें नीडल वाल्व का। नीडल वाल्व भी फ्लो रेगुलेशन के लिए यूज होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन में रख रहे हैं। ऑन ऑफ के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, इसको खोलने बंद करने के लिए। इसके अलावा फ्लो रेगुलेशन में भी यूज होता है। इसका जो डिस्क होता है ना नीडल जैसा होता है, और इसका नीडल जैसा डिस्क होने की वजह से ना इसमें बहुत प्रिसाइज कंट्रोल हो पाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको देखिए फील्ड में कैसा दिखता है, जरूरी आपने देखा होगा, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होता है, बात करेंगे। देखिए इसको अगर डायग्राम देखिए तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा उठने से बस थोड़ा ही फ्लो बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा। और ये इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसाइज होता है कि आप इतना बोल सकते हैं हाथ से घुमा करके कि अगर मान लो 5 बार घुमाने से पूरा ओपन से क्लोज कंडीशन में जा रहा है, तो आप एक बार पूरा एक राउंड घुमाए ना, तो आप ये बोल सकते हो कि 20% ही फ्लो मिल रहा है। एकदम लीनियरली होता है, जितना बार आप घुमाओगे उतना ही फ्लो बढ़ेगा। इतना प्रिसाइज कंट्रोल होता है क्योंकि इसका शेप जो है ना, शेप इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए अब अगर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करो तो प्रिसाइज रेगुलेशन फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज होगा आप द ओपनिंग, हेंस टर्न्स जो है जितना बार आप घुमाए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो होगा, इसलिए इसको मीटरिंग फ्लो में भी यूज करते हैं। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, मीटरिंग मतलब क्या, मीटरिंग पंप मतलब क्या, जहाँ फिक्स अमाउंट ऑफ फ्लो देना होगा वो मीटरिंग पंप बोलते हैं। उसी तरह मीटरिंग फ्लो मतलब क्या, फिक्स अमाउंट ऑफ फ्लो चाहिए, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने 3 बार घुमाया तो उतना ही फ्लो मिल रहा है। इसका दूसरा एडवांटेज है साइज स्मॉल है, बहुत छोटा छोटा होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, वही इसमें भी वही बात, हाई प्रेशर ड्रॉप होगा क्योंकि फ्लूइड का डायरेक्शन जो है ना बहुत टर्न होगा। देखो नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है और बहुत कम एरिया मिल रहा है ना फ्लो के लिए, तो बहुत प्रेशर ड्रॉप इसमें और भी ज्यादा होगा। फ्लो रेगुलेशन जितना मिलेगा प्रेशर ड्रॉप उतना ही ज्यादा। जनरली ये लो फ्लो के लिए यूज होता है, हाई फ्लो में यूज नहीं होता है। और सबसे बड़ा इसमें दिक्कत ये ना कि आप देख के दूर से आप नहीं बोल सकते कि वाल्व खुला है कि बंद है, ठीक है, क्योंकि वो आप देखो ना, अगर इसको देखोगे आप इसको देख के बोल ही नहीं सकते। ये खोलने बंद होने से भी ये वाल्व का पोजीशन, बीच में कोई थ्रेडेड पार्ट तो है नहीं कि थ्रेडेड पार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, तो आप देख के बोल नहीं पाओगे, ये दिक्कत है। कहाँ कहाँ यूज होता है, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होता है। इसके अलावा सील फ्लश लाइन में भी मैंने देखा है। सील फ्लश लाइन में क्या होता है ना, जैसे प्लान 62 है तो उसमें क्या होता है कि स्टीम को हम एज ए क्वेंच देते हैं जो कि सील के एक्सटर्नल पार्ट में एटमॉस्फेरिक साइड में जाता है। तो उसमें क्या है, उसका प्रेशर हम लोग को 0.2 0.3 kg ऐसे ही मेंटेन करना है, बहुत ही फाइन एडजस्टमेंट चाहिए। तो गेट वाल से उतना लो प्रेशर एडजस्टमेंट ठीक से हो नहीं पाता है। सील फ्लश लाइन में नीडल वाल रहता है, नीडल वाल से ये प्रेशर बहुत आसानी से एडजस्ट हो पाता है। गेट वाल में क्या है, थोड़ा सा ही खोलने से, स्टीम का हेड प्रेशर 4 kg है, थोड़ा सा भी खोलने से वो खट से वो 2-3 kg पहुंच जाएगा। ग्लोब वाल में भी उतना फाइन नहीं, हमको 0.2 चाहिए, 0.3, तो इतना बढ़िया एडजस्टमेंट नीडल वाल्व में ही हो पाता है। इसके अलावा कहीं कहीं मैंने देखा रोटामीटर का भी आइसोलेशन वाल्व और बाईपास वाल्व में यूज होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं पे होता है जहाँ पे कि फ्लो को आपको इजीली एडजस्ट करना पड़ता है। तो नीडल वाल्व का आप समझ गए। अब तीसरा टाइप का वाल्व जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एंगल वाल्व के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये एंगल वाल्व क्या होता है, एंगल वाल्व जो है ना पीएनआईडी में जो है वो, अच्छा एक चीज मैं बताना ध्यान दिलाना भूल गया था कि जो नीडल वाल्व है ना उसका पीएनआईडी सिंबल देखो, कहीं कहीं पे ऐसा दिया रहता है, कहीं कहीं पे ऐसा, माने वाल्व और उसके बीच में ये एरो बना दिया रहता है ना, तो ये नीडल वाल्व हो जाता है, ठीक है। अब एंगल वाल्व को ना पीएनआईडी में देखो कैसे दिखाते हैं, पीएनआईडी में देखो ये एंगल वाल्व को ऐसे दिखा है। मतलब क्या होता है ना, एंगल वाल्व में ना फ्लो का जो ना डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब अगर इनलेट लाइन ये है तो आउटलेट लाइन देखो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री टर्न ले लिया तो उसको एंगल वाल्व बोलते हैं। और ये मोस्टली ब्लो डाउन वाल्व में यूज होता है। कैसे होता है, मैं इसको क्यों होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर पीएनआईडी सिंबल्स का बात देखो, कई तरह के एंगल वाल्व होते हैं और अलग अलग तरह का सिंबल्स है अलग अलग पीएनआईडी में, तो आप ये देख सकते हो। अब क्या एंगल वाल्व में क्या बात है कि ये जो डिस्क है ना ग्लोब वाल्व के डिस्क की तरह हो सकता है, तो आप इसको एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ग्लोब वाल्व है उसका एक टाइप है जिसमें फ्लो का डायरेक्शन 90 डिग्री पे चेंज हो रहा है। लेकिन इसको मैं एक अलग पार्ट में इसलिए रखा क्योंकि पीएनआईडी में अलग से सिंबल दिया रहता है। ऐसा नहीं कि गेट वाल्व है ना, तो गेट वाल्व के भी कई टाइप हो सकते हैं बट सिंबल एक ही है। ग्लोब वाल्व है उसके भी बहुत टाइप हो सकते हैं, सिंबल एक ही है। चेक वाल्व के कई टाइप हो सकते हैं बट सबका सिंबल आप देखोगे तो ऐसे ही रहता है, और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। लेकिन एंगल वाल्व का अलग से सिंबल, इसलिए मैंने इसको अलग से दिया।
अब ये क्या है ना, अगर ये ग्लोब वाल्व की तरह डिस्क है तो ये ग्लोब वाल्व भी एज एंगल वाल्व यूज हो सकता है। उसी तरह नीडल वाल्व भी एज एंगल वाल्व की तरह यूज हो सकता है। देखो ये नीडल वाल्व है, यहाँ पे 90 डिग्री फ्लो का टर्न हो रहा है, तो ये एंगल वाल्व की तरह यूज हो रहा है। देखो नीडल वाल्व का क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, यहाँ पे फ्लूइड इधर से जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये एंगल वाल्व की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, अब क्या है एंगल वाल्व का जो खास बात है ना, एंगल वाल्व का जो मेन बात ये है कि ना कि ये वाल्व जो है ना डिस्क के अंदर सेडिमेंट्स को या इसको जमा नहीं होने देता है। वो क्यों नहीं होने देता है? जैसे मान लो कि यहाँ पे ब्लो डाउन कर रहे हैं ना कोई स्टीम ड्रम को, मड ड्रम को ब्लो डाउन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कुछ सील्ड सेडिमेंट्स भी आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यदि यदि आके इधर बैठ भी गया है, तो जैसे ही वाल्व खुलेगा ना, खट से वो फ्लूइड के माने वाटर के प्रेशर से खट से नीचे चला जाएगा। ठीक है, जबकि अगर गेट वाल्व हो या ग्लोब वाल्व हो तो उसमें क्या है, डिस्क में जाके फंस जाएगा। मैं अगर दिखाऊं, जैसे ये देखिए यहाँ पे अगर सेडिमेंट अगर आ गया ना, तो सेडिमेंट आके ये जो नीचे वाला जोन में है ना आके पूरा अच्छे से फंस जाएगा, तो ये ग्लोब वाल्व नहीं यूज कर सकते। उसी तरह अगर गेट वाल्व का भी अगर ये देखो, ये गेट वाल्व है, अगर सेडिमेंट यहाँ पे आएगा ना तो ये डिस्क वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे आके फंस जाएगा। अब वो फ्लो बढ़ाने से भी ना ऊपर ऊपर से निकलेगा, और क्या है ये डिस्क में फंसने के कारण सीट अच्छे से बैठेगा नहीं, तो फिर वो बाद में दिक्कत करेगा। तो इस तरह के जो ब्लो डाउन वाल्व होते हैं ना, ब्लो डाउन वाल्व ऊपर जाना पड़ेगा, हाँ इस तरह के ब्लो डाउन में ये बड़ा सुविधा हो जाता है कि जैसे फ्लूइड का फ्लो होगा ना, तैसे ही वो सेडिमेंट वेडिमेंट कुछ भी आएगा इकट्ठा वो तुरंत ही निकाल देगा। तो ये एक खासियत हो जाती है। नीडल वाल्व में भी ऐसे ही है, तो इसीलिए अच्छा दूसरा ये बात है कि इस वजह से यूज कर, दूसरा बात ये है कि इसमें प्रेशर ड्रॉप भी कम होगा ग्लोब वाल्व के, क्योंकि फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन 3 बार नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे अगर हाई प्रेशर ड्रॉप ना इरोजन और कैविटेशन क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ड्रॉप, फ्लूइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जा रहा है, वहां पे भी एंगल वाल्व यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये दो वजह से एंगल वाल्व यूज हो सकता है। अब अगर रिफाइनरी में देख के पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? देखो जैसे ये 90 डिग्री टर्न ले रहा है ना, तो ये एंगल वाल्व है, ये एक्चुअली बॉयलर है, मतलब स्टीम जनरेट हो रहा है वहां पे, और ये देखो ये ब्लो डाउन लाइन में 90 डिग्री टर्न हो ना, तो यहाँ पे एक वाल्व दे दिया ब्लो डाउन वाल्व। ठीक, अब एक और टाइप का वाल्व करते हैं, डायफ्राम टाइप का वाल्व करते हैं। अब इसका जो पीएनआईडी सिंबल होता है उसमें देखो गेट वाल्व भी जैसा रहता है, नीचे डी लिख दिया, मतलब डायफ्राम टाइप ऑफ वाल्व होता है। डायफ्राम टाइप का वाल्व में कुछ नहीं, इसका जो डिस्क होता है ना वो एक डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और इसको मूव करने के लिए यहाँ पे एक पिस्टन है जो कि स्टेम से कनेक्टेड है, और पिस्टन से अल्टीमेटली डायफ्राम कनेक्टेड है। तो सिंपल है। अब इसको इसमें क्या खासियत आ जाती है? खासियत तो ये आ गई कि डायफ्राम है ना, तो कोई भी फ्लूइड जो है ना ऊपर स्टेम की तरफ और उसमें जा ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पैकिंग वैकिंग का कोई जरूरत नहीं है, ग्लैंड पैकिंग ये सब का जरूरत ही नहीं है। एक बात। दूसरा ये कि डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम मटेरियल होने के कारण ये सभी जो स्टेम जो है फ्लूइड के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता, तो कोरोसिव फ्लूइड में भी इसको यूज कर सकते हैं। कोरोसिव फ्लूइड में या स्लरीज में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए आप देखना डीएम वाटर प्लांट्स में ज्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि डीएम वाटर बहुत कोरोसिव होता है ना, तो इसमें यूज होता है। अब इसका फंक्शनिंग बहुत सिंपल है, जब इस वाल्व को आप घुमाओगे ना तो ये डायफ्राम ऊपर चला जाएगा और फ्लूइड का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अच्छा दूसरा इसमें ये भी है कि इससे फ्लूइड का रेगुलेशन भी हो सकता है, कंट्रोलिंग एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आप डायफ्राम थोड़ा सा उठाओगे तो थोड़ा ही फ्लो बढ़ेगा, डायफ्राम ज्यादा उठा लोगे तो ज्यादा फ्लो, तो मतलब ये फ्लो रेगुलेशन के लिए भी यूज होता है और ऑन ऑफ के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इसमें पैकिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब इसको पहचानना कैसे? पहचानना बहुत सिंपल होता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि दो टाइप के लाइन है ना, दो लाइन, एक लाइन ऊपर आके इधर मिला और फिर दूसरा लाइन ऐसे निकला, तो पहचान बहुत इजीली हो जाता है। जैसे अगर इसका फोटो देखो तो बहुत आसानी से इसके क्या है, ऐसे जाके ऊपर चला गया और दूसरा वाला नीचे आ गया, तो ये पहचानना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपका डायफ्राम टाइप का वाल्व होगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, काफी एक्सटेंसिवली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे रोटरी टाइप ऑफ वाल्व के बारे में। हम लोग बेसिकली बात करेंगे बॉल वाल्व के बारे में, प्लग वाल्व के बारे में, और साथ में हम लोग बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में, और आप फील्ड में देख के पहचान पाओगे कि प्लग वाल्व कौन सा है, बॉल वाल्व कौन सा है, बटरफ्लाई वाल्व कौन सा है, तो और सबका डिफरेंस क्या है ना, लॉजिक से समझेंगे। तो अभी आज के इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।